ड्रामा की स्टार्टिंग एक इंटेंस सीन से होती है। इसमें फीमेल लीड और हमें मेन लीड के बीच में मेकआउट हो रहा होता है। इसी बीच लीज़ा की बहन डेज़ी उन्हें परेशान करने आ जाती है। जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो नाराज़ होकर चली जाती है। इसके बाद मेकआउट का सीन पूरे वन नाइट स्टैंड में बदल जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इसमें लीज़ा बहुत ही छोटी होती है और उसके मॉम डैड की मौत हो चुकी होती है। इस वजह से उसकी देखभाल उसकी आंटी और अंकल करते हैं। लीज़ा यहाँ पर एक इवेंट में आती है जहाँ पर उसकी बहन डेज़ी से मिलती है और यहाँ पर डेज़ी अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर लीज़ा को गांव वाली कहकर चिल्लाने लगती है। वो दोनों से गरीब इंसान कहकर बुला रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि क्यों ना तुम अपनी बहन डेज़ी के कपड़े बदलने में हेल्प कर दो। इसी बीच डेज़ी और उसकी दोस्त जानबूझकर लीज़ा के ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं। वो सब मिलकर उसे बुली कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और लीज़ा को बचा लेता है। फिर सीन वापस से हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर स्टाफ लीज़ा को बता रही होती है कि मैडम डॉक्टर के साथ आ चुकी है। इसके बाद हम वहाँ पर आंटी को देखते हैं, साथ ही डेज़ी को भी दिखाया जाता है। डेज़ी यहाँ लीज़ा की रियल सिस्टर नहीं होती है, लेकिन वो दोनों बचपन से ही साथ में रहे हैं। फिर आंटी यहाँ पर डेज़ी से बात करने लगती है। आंटी डेज़ी से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा समय हो रहा है, अब तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। डेज़ी जवाब देती है कि मेरी बॉडी में इंजरी आ गई थी, इस वजह से हान ने कहा था कि मैं यहाँ रह सकती हूँ। आंटी कहती है कि ठीक है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही समय हो गया है। डेज़ी को समझ आ जाता है कि आंटी उसे वहाँ से भगाने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि हाँ, कुछ दिनों में मैं वैसे भी यहाँ से जाने वाली हूँ। फिर आंटी सीधा डेज़ी को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, जिससे डेज़ी को बहुत ही गुस्सा आता है। असल में डेज़ी को हान से प्यार हो जाता है। इसके बाद आंटी लीज़ा से बात करती है, कहती है कि तुम दोनों की शादी को 2 साल हो गए हैं और अब समय आ गया है कि तुम दोनों को फैमिली प्लानिंग की शुरुआत कर देनी चाहिए। इसी बीच हम एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां डेज़ी नए घर में आई होती है। जब लीज़ा सामने से गुजर रही होती है तो डेज़ी जानबूझकर उसे धक्का दे देती है। हालांकि लीज़ा सभी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीज़ा को डॉक्टर चेकअप करने के लिए आए होते हैं। लीज़ा उसे बताती है कि चेकअप करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने पहले ही बर्थ कंट्रोल पिल्स ले ली है। और तभी यहाँ पर हान अंदर आ जाता है और ये बात वो सुन लेता है। वो गुस्से में लीज़ा से पूछता है, आखिर तुम्हें बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने की क्या ज़रूरत थी। लीज़ा उसे कोई जवाब नहीं देती और सीधा डाइवोर्स के बारे में बात करने लगती है। ये सुनकर हान हैरान हो जाता है और कहता है कि अचानक से तुम्हारे दिमाग में ये ख्वाब कहाँ से आ गया। बाद में हमें यहाँ पर एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीज़ा कहीं बाहर जा रही होती है और हमेशा की तरह डेज़ी उसे परेशान करने के लिए वहाँ आ जाती है। यहाँ पर डेज़ी लीज़ा से कहती है कि तुम्हें पता है, जब तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था तो उस समय हान कहाँ था। वो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ शॉपिंग कर रहा था। तो तुम खुद ही समझ लो कि हान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ, तुम्हारा बेबी भी उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। ये सुनकर लीज़ा का तो दिल ही टूट जाता है। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लीज़ा यहाँ पर हान को डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के लिए देती है। हान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन पेपर्स को फाड़ देता है। लीज़ा शांत होकर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से एग्रीमेंट बना दूंगी। हान उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हें लगता है कि हमारी शादी में कुछ कमी है तो हम वापस से इसे सुधार सकते हैं, लेकिन लीज़ा जवाब देती है कि सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शादी अब सिर्फ एक फोर्सफुली रिलेशनशिप बनकर रह गया है। ये सुनकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे फोर्सली किस करने लगता है। यहाँ पर लीज़ा उसे खुद से दूर करती है तो यहाँ पर हान वहाँ से चला जाता है। बाद में जब लीज़ा वहाँ से जा रही होती है तो डेज़ी आकर उसे टारगेट करती है। उसे कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक खुश रह सकती हो, हान सिर्फ और सिर्फ मेरा है। लीज़ा अपने नेक पर उसे निशान दिखाती है, जिसे देखकर डेज़ी चौंक जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। लीज़ा भी वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम हान को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ उसका सेक्रेटरी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है। हान कहता है कि मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स देना चाहती है। सेक्रेटरी हैरान होकर पूछता है कि आपकी वाइफ आपको डिवोर्स क्यों देना चाहती है। हान बात को पलट देता है, कहता है कि नहीं नहीं, मेरी वाइफ नहीं बल्कि मेरे एक फ्रेंड की वाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ सेक्रेटरी हान से कहता है शायद आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया हो। हान जवाब देता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सेक्रेटरी कहता है कि क्या पता आप काम में इतने ज़्यादा उलझ गए हो कि मैडम को पर्सनल टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, शायद यही वजह हो सकती है। हान यहाँ पर उसकी बातों को गौर से सुनता है और सेक्रेटरी से फिर कहता है कि मैंने
कहा ना ये बात मेरी नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड की है, और वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद हम लिसा को देखते हैं जो अपने टैबलेट पर स्केच कर रही होती है। उसके दिमाग में अभी भी हान की ये बातें चल रही होती है। शुरुआत से उसे लगता था कि उसकी लव स्टोरी फॉरएवर रहेगी, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि लाइफ में हर चीज़ फॉरएवर या लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती। फिर हम लिसा को उसकी फ्रेंड यानी कि उसकी कलीग के साथ कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। उसकी कलीग उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम उस कैरेक्टर को मार कैसे सकती हो। यहाँ से हमें पता चलता है कि लिसा एक वेबटून डिज़ाइनर है जो वेबटून पर स्टोरीज लिखती है। लिसा उसे समझाती है कि देखो, एक ना एक दिन हीरो को मरना ही होता है, तो मैंने तो उसे आज ही मार दिया। कलीग उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये एक रोमांटिक लव स्टोरी है, तुमने हीरो को ही मार दिया तो स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। लिसा जवाब देती है कि टेंशन मत लो, यहाँ फीमेल का रीबर्थ होगा और उसकी लव स्टोरी फिर से शुरू हो जाएगी, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूँगी। बाद में जब लिसा वहाँ से जा रही होती है तो उसकी क्लासमेट मिया उससे मिल जाती है। लिसा उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन मिया उसे जाने नहीं देती। मिया कहती है कि तुम इतने समय बाद मिली हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, शायद तुम अपने लवर से मिलने आई हो। लिसा यहाँ पर उसे गुस्से में कहती है कि इसीलिए तुम एक फेमस वेबटून क्रिएटर नहीं बन पाई हो, क्योंकि तुम हमेशा दूसरों की लाइफ में दखल देती हो। अगर तुमने खुद के काम पर ध्यान दिया होता ना तो आज तुम कहाँ पहुँच गई होती। ये सुनकर मिया को गुस्सा आ जाता है और वो लिसा को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन तभी डेजी आ जाती है और मिया को रोक देती है। डेजी नाटक करती है कि जैसे उसे लिसा की बहुत ही फिक्र है। मिया डेजी से कहती है कि तुम देख रही हो डेजी कैसे तुम्हारी साइड ले रही है, लेकिन तुम अपनी लाइफ में किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं समझती हो। डेजी यहाँ पर मिया को शांत करती है और उसे कहती है कि शायद लिसा यहाँ पर गुस्से में है क्योंकि कल डॉक्टर से मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। ये सुनकर मिया के मन में तो दूसरे ही ख्याल आने लगते हैं। वो कहती है कि ओह, क्या पता ये फर्टिलाइजेशन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हो। डेजी इस पर हंसने लगती है और मिया कहती है कि मुझे मिस्टर हान के लिए बहुत ही बुरा लगता है। अगर उनकी शादी तुमसे नहीं बल्कि किसी और से होती तो वो आज अपनी लाइफ में कितने खुश होते और उनकी अपनी फैमिली होती। ये सुनकर डेजी और लिसा दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ डेजी लिसा को हंसता देखकर सोचती है कि आखिर ये क्यों हंस रही है। लिसा मिया से कहती है कि तुम्हें थोड़ी और किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब तुम और किताबें पढ़ोगी तो तुम्हें अच्छे से रेफरेंस मिलेगी और तुम एक अच्छी स्टोरी लिख पाओगी। लेकिन लगता है कि तुम्हारा राइटिंग करियर यहीं पर अब ख़त्म हो चुका है। ये सुनकर मिया को गुस्सा आ जाता है और वो लिसा को रोकने की कोशिश करती है और वो लिसा को पिच कहकर बुलाती है, जिस पर लिसा को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। जब मिया उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो लिसा साइड हट जाती है और डेजी जानबूझकर नीचे गिर जाती है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। इतने में ही डेजी की मॉम वहाँ आ जाती है और उसके हाथ को देखकर उसकी फिक्र करने लगती है। वो लिसा को चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी लिसा को उसके हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। उसे बताया जाता है कि हान का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर सभी लोग हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। हॉस्पिटल में ग्रैंडमा हान के एक्सीडेंट के लिए लिसा को चिल्लाती है कि तुम कैसी वाइफ हो, तुम हान का ध्यान भी नहीं रख सकती, उसका एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है। डेजी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपना विक्टिम कार्ड खेलती है। कहती है कि ग्रैंडमा, लिसा अपनी बुक पब्लिश करने में इतनी बिजी रहती है कि उसके पास यहाँ पर हान के लिए टाइम ही नहीं है। ग्रैंडमा गुस्से में कहती है कि कौन सी बुक और कौन सा वेबटून, आजकल के ज़माने में लोग बच्चों जैसी चीज़ें कहाँ से पढ़ते हैं। आंटी ग्रैंडमा को शांत करती है, कहती है कि फ़िलहाल हम हॉस्पिटल में हैं, यहाँ झगड़ा करना ठीक नहीं है। फिर इसके बाद रात हो जाती है तो आंटी यहाँ पर लिसा से बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि हान होश में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है और वो कोई भी गारंटी नहीं दे सकती है। लिसा आंटी को समझाती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हान बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, मैं उसकी देखभाल करूँगी। इसके बाद लिसा अपने वेबटून के बारे में सोचती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसने अपने वेबटून में मेन कैरेक्टर को कार एक्सीडेंट में मार दिया है और यही सारी चीज़ें हान के साथ भी हो रही है। वो स्टोरी को थोड़ा बदल देती है और कार एक्सीडेंट के बाद मेन कैरेक्टर को ज़्यादा इंजरी नहीं होती है। और फिर यहाँ पर सुबह होते होते लिसा हान के हाथ को पकड़ते हुए सो जाती है। जब हान को होश आता है तो वो लिसा को देखकर खुश हो जाता है। लिसा भी उठती है और सोचती है कि कॉमिक में लिखी हुई बातें सच हो रही है। हान पूछता है कि कॉमिक की कौन सी बातें कर रही हो तुम। लिसा यहाँ पर बात को पलट देती है क्योंकि उसे इस बात को सीक्रेट रखना होता है। बाद में यहाँ पर वो डाइवोर्स वाली बात को उसे बताने लग जाती है। हान कहता है कि इस बारे में मुझे फिलहाल बात नहीं करनी है। फिर इतने में ही यहाँ पर डेजी आ जाती है उसकी फिक्र करते हुए। तो लिसा वहाँ से जाने
रोने लगती है। हान लिसा को रोकने लग जाता है, कहता है कि तुम क्यों यहाँ से जा रही हो। लिसा कहती है कि क्यों, अब डेज़ी तो आ गई है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तो तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो जहाँ पर तुम्हें दो दो वुमेन लगेगी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हान यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि अगर किसी को यहाँ से जाना चाहिए तो वो यहाँ पर डेज़ी है, ना कि तुम। लिसा यहाँ पर ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि आखिर यहाँ पर हान उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट का साथ क्यों नहीं दे रहा है। यहाँ पर वो उससे बोलने लग जाती है कि हान ऐसा मत बोलो, मैं तो बचपन से तुम्हारे साथ रही हूँ, तो फिर मुझे तो तुम्हारी फिक्र होगी ना। हान कहता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ और मेरी वाइफ मेरे पास ऑलरेडी है जो कि मेरा ध्यान रखने के लिए काफ़ी है। और रही बात तुम्हारी, तो फिर मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ लड़कों को चुन कर रखा है, तुम उनके साथ ब्लाइंड डेट पर जा सकती हो और जो मन में चाहे उन्हें यूज़ कर सकती हो ताकि हम बात को आगे बढ़ा सके। यहाँ पर डेज़ी ये सब करने से साफ साफ मना कर देती है, ये बोलते हुए कि उसके पेरेंट्स ये सारी चीज़ें नहीं चाहते। हान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अंकल आंटी से बात कर लूँगा और वो लोग मेरी बातों में ही हाँ मिला देंगे। डेज़ी यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि ज़रूर ये सारी बातें तुम्हें लिसा ने कही होगी। तो हान कहता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ और कह रहा हूँ। डेज़ी बोलती है तो फिर ठीक है, लेकिन तुम भी यहाँ पर मेरे पर्सनल अफेयर में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में यहाँ पर वो उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर लिसा डिवोर्स के बारे में बात कर रही थी। हान कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। डेज़ी कहती है कि मुझे लगता है कि शायद से मिस्टर फू ने यहाँ पर लिसा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, इस वजह से यहाँ पर ये सारी बातें हो रही हैं। लिसा को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मेरी और फू की बात बहुत पहले हो चुकी है और अब यहाँ पर हम दोनों कांटेक्ट में भी नहीं हैं, तो फिर एरी गेरी बातें करना बंद कर दो। इतने में ही यहाँ पर डेज़ी को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और लिसा से कहती है कि हमारी मॉम हम दोनों को घर बुला रही है। तो फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर आंटी लिसा को नील डाउन करके माफ़ी मांगने के लिए बोलती है। लिसा उनसे पूछने लग जाती है कि आखिर मैं क्यों नील डाउन करके माफ़ी मांगूं। आंटी यहाँ पर कह रही होती है कि तुम बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुमने कोई ब्रेवरी वाला काम किया हो। मैं अभी भी तुम्हें बता रही हूँ, तुम यहाँ पर हर एक एंगल से गलत हो। बाद में यहाँ पर डेज़ी जो है वो यहाँ पर उन्हें और भड़काना शुरू कर देती है। आंटी को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिसा को थप्पड़ मार देती है, लेकिन यहाँ पर लिसा आंटी को मुंह तोड़ जवाब देती है। कहती है कि आपको लग रहा है ना कि आप बचपन से मुझे पाल रही हो तो मुझे आपका एहसान मानना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मॉम के यहाँ से जाने के बाद सारी चीज़ें, सारी लग्जरीज थिंग आपने एंजॉय की है और तो और यहाँ पर मेरी मॉम के बदले में आपको रखा गया है, तो फिर ऐसा मत सोचना कि आप मुझसे ज़्यादा बड़ी हो गई हो। और यहाँ पर आंटी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो यहाँ पर वो बेल्ट मंगवा लेती है और कहती है कि आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूँगी, और यहाँ पर वो उसे मारने लग जाती है। फिर हमें यहाँ पर पास्ट का सीन बताया जाता है जहाँ पर लिसा ने अपने अंकल और आंटी के लिए चाय बनाई थी और यहाँ पर वो आंटी उसे चाय रख कर वहाँ से जाने के लिए कहती है। लिसा के वहाँ से जाने के बाद वो अंकल से वही बातें कर रही होती है कि आखिर हम इस लड़के को यहाँ पर क्यों रख रहे हैं, हमें इसे कुछ समय के लिए गाँव भेज देना चाहिए ताकि यहाँ पर हमारा समय बचे। वैसे भी दो दो बच्चों का ध्यान देना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बनता जा रहा है। और यहाँ पर लिसा अपनी आंटी की बातों को ध्यान से सुन रही होती है। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिसा आंटी से कह रही होती है कि काश आपने मुझे यहाँ पर लाया ही नहीं होता, आपको लगा कि आपकी लाइफ ख़राब हो गई मुझे यहाँ पर लाने से, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पास तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे डैड ने आपको प्रोवाइड की है, लेकिन मेरी लाइफ तो पूरी तरह आपकी वजह से ख़राब हो गई है। आंटी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पर वो वापस से उसे बेल्ट से मारने वाली होती है। इतने में ही वहाँ पर हान आ जाता है जो कि उन्हें वहीं पर रुकने के लिए कह देता है। लिसा यहाँ पर हान को देखकर उससे पूछने लग जाती है कि तुम भी यहाँ पर यही चाहते हो कि मैं नील डाउन होकर माफ़ी मांग लूँ। हान कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारा साइड लेने के लिए आया हूँ। लिसा कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों है। हान कहता है कि ऐसा क्यों बात कर रही हो तुम मेरी वाइफ हो और ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट होगा।
मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर ट्रस्ट कर भी नहीं सकता हूँ। और इस बात को सुनते ही यहाँ पर डेजी काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही होती है। वो कहती है कि आखिर हान को हो क्या गया है, वो लिसा की इतनी साइड क्यों ले रहा है। बाद में यहाँ पर आंटी उस सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाती है जहाँ पर हान कुछ भी बोलने से मना करता है। कहता है कि मैंने कहा ना, मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी के भी शब्दों पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सीसीटीवी का फुटेज निकालने के लिए कह दिया है, तो हमें पता चल ही जाएगा कि आखिर यहाँ पर कौन नाटक कर रहा है और कौन नहीं। बाद में यहाँ पर डेजी नाटक करने लग जाती है और भोली बनते हुए कहने लगती है कि क्या हान तुम मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं करते हो, तुम यहाँ पर मुझ पर शक कर रहे हो, क्या मैं ये सब कुछ जानबूझकर करूँगी। लिसा कहती है कि अरे वाह, तुम ये बोल रही हो या फिर कन्फेस कर रही हो, क्योंकि तुम ऐसा कर रही हो जैसे कि तुम सारी की सारी बातें हमें सच सच बता रही हो कि तुम खुद ब खुद यहाँ पर गिरी थी। और यहाँ पर डेजी अपनी मॉम से माफ़ी मांगने लग जाती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे गिर गई, लेकिन अगर लिसा ऐसा बोल रही है तो ऐसा ही हुआ होगा। उस दिन वहाँ पर मिया और लिसा के साथ में फ़ाइट हो रही थी, जिस वजह से मुझे बीच में आना ही पड़ा, क्योंकि क्या पता कुछ लोग उनकी फ़ोटो ले लें और हमारी फैमिली की रेपुटेशन पर सारा का सारा दाग लग जाए। इस वजह से मुझे माफ़ कर देना। बाद में यहाँ पर वो हान से भी माफ़ी मांगने लग जाती है। तो हान कहता है कि चलो, तुमने ये बात एक्सेप्ट तो की कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो फिर तुम्हें अब यहाँ पर लिसा से माफ़ी मांगने लेनी चाहिए। यहाँ पर डेजी को गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो लिसा से क्यों माफ़ी मांगेगी, और यहाँ पर ना करते हुए भी लिसा से उसे माफ़ी मांगनी ही पड़ती है। बाद में यहाँ पर लिसा उसे माफ़ नहीं करती है और आंटी से बोल देती है कि अब सच्चाई का सामना करने को तैयार हो जाना। और बाद में यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर हान भी उसके पीछे जाता है, बट यहाँ पर वो उसे इग्नोर करते हुए कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हान कॉल लगा लेता है अपने असिस्टेंट को कि मैंने यहाँ पर वो सब कुछ किया जो कि मुझे करना था, फिर यहाँ पर मेरी वाइफ मुझसे गुस्सा क्यों है। असिस्टेंट कहता है लेकिन आपने तो कहा था कि आपकी फ्रेंड की स्टोरी है, आपकी नहीं। वो कहता है कि मुझे सॉल्यूशन निकाल कर दो। फिर बाद में हम यहाँ पर लिसा को और उसकी कलीग मिनी को देखते हैं, जहाँ पर लिसा उसे बता रही होती है कि मैं सच कह रही हूँ, कॉमिक में मैं जो भी कुछ लिख रही हूँ वो सेम मेरे लाइफ में हो रहा है। मिनी कहती है कि तुम यहाँ पर कॉमिक के अंदर घुस चुकी हो, इस वजह से तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है। लिसा बोलती है कि नहीं, यहाँ पर मेन लीड का कार एक्सीडेंट हुआ था और ठीक हान के साथ भी ऐसे ही हुआ, और जब मैंने यहाँ पर उस कॉमिक में थोड़ी अदला बदली कर दी तो ठीक वैसे ही हुआ। यहाँ पर हान कभी भी मेरी साइड नहीं लिया करता था, बट जब से मैंने यहाँ पर स्टोरी में चेंजेस की है कि मेन लीड यहाँ पर फीमेल लीड की साइड लेगा, तब से यहाँ पर ऐसा होने लगा है। इतने में ही यहाँ पर हम जी को आते हुए देखते हैं, जहाँ पर जी लिसा को देखकर खुश हो जाता है और वो उसके लिए पेस्ट्री तक लेकर आता है। साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे एक इवेंट में इनवाइट करता है, बट यहाँ पर लिसा मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो शादीशुदा है। जी कहता है कि पता है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें बस इनवाइट करना चाहता हूँ। इतने में ही यहाँ पर हान आ जाता है, जो कि जी का हाथ हटाकर लिसा को अपने पास खींचता है। ये सीन देखकर मिनी तो बोलने लग जाती है कि अब तो पक्का लग रहा है कि ये कोई कॉमिक का सीन चल रहा है। बाद में यहाँ पर जी को इनविटेशन के लिए वो थैंक यू बोलता है और बोलने लगता है कि अगर मुझे और मेरी वाइफ को फ्री टाइम मिला तो हम ज़रूर इवेंट में आएंगे, लेकिन क्या है ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही बिजी होते हैं तो शायद ना आ पाए। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पर जी लिसा को पेस्ट्री का याद दिलाता है, जहाँ पर हान उसे जवाब देता है कि नहीं नहीं, मेरी वाइफ अब स्वीट चीज़ें नहीं खाती है, उसका जो टेस्ट है वो बदल चुका है और अब वो बिल्कुल स्पाइसी पर्सन बन चुकी है। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर मिनी जी से कहने लग जाती है कि मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास तो चांस बिल्कुल भी नहीं है। जी कहते हैं कि हाँ, टेंशन मत लो, वो मौका भी मेरे पास बहुत ही जल्दी आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग कार में बैठे हुए थे, जहाँ पर हान लिसा का सीट बेल्ट लगाने में मदद करता है, और यहाँ पर उसका ये नेचर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये इंसान ओवरनाइट कैसे बदल सकता है। बाद में यहाँ पर वो उसे साफ साफ कह देती है कि देखो, यहाँ पर बाहर वालों के लिए हम हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो फिर ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हान कहता है कि मैं नाटक कहाँ कर रहा था, वैसे भी हम इन रियलिटी कपल ही तो है, तो मेरा तुम्हें प्रोटेक्ट करना तो बनता है। लिसा कहती है कि बोलो मत, हमारी शादी एक बिजनेस
कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट है और हमारी शादी तुम्हारे डैड के कहने पर हुई है, ना कि हम दोनों की मनमानी की वजह से। फिर बाद में यहाँ पर हमें पास्ट का सीन बताया जाता है जहाँ पर हान के डैड उसे शादी के बारे में बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर हान साफ साफ डिनाई कर दे रहा था कि वो लीसा से शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। यहाँ पर हान के डैड को पता होता है कि लीसा कितनी अच्छी लड़की है, वो तो उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। हान कहता है कि वो जो कुछ भी हो, मैं यहाँ पर लाइफ टाइम सिंगल रहना चाहूँगा, लेकिन उस पर्सन से शादी नहीं करूँगा जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग लोकेशन पर पहुँच जाते हैं और लीसा वहीं पर सो रही होती है और यहाँ पर हान उसे उठाने की कोशिश भी नहीं करता है। वो धीरे से उसके पास जाता है उसके चेक्स पर किस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लीसा अपने मुंह को मोड़ लेती है और यहाँ पर वो अपने जैकेट को उठाकर उसके लैब पर रखता है और उसे उठाकर वहाँ पर घर ले आता है, जहाँ पर इस चीज़ को देखकर हान की मॉम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, साथ ही साथ बाकी सभी लोग भी। और यहाँ पर वो ये भी कहने लगते हैं कि आज तक हमने यहाँ पर सर को ऐसा कुछ भी करते हुए नहीं देखा है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बेडरूम तक ले आता है और उसे अच्छे से सुला देता है, जहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि हरकतें तो कपल जैसी करेगी लेकिन कपल्स मानने के लिए रेडी कभी नहीं होगी। इसके बाद हम यहाँ पर हान को किचन में देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम उसे खाना बनाना सिखा रही होती है और यहाँ पर वो किचन में काफ़ी ज़्यादा गंदगी मचा देता है। इसी वजह से लीसा उस पर गुस्सा करते हुए आती है और कहती है कि आखिर तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो, किचन को ज़रा सा भी गंदा मत करना। और यहाँ पर वो देखती है कि वो खाना बनाने की कोशिश कर रहा है। हान यहाँ पर उसे जाकर डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार करने के लिए कहता है और लीसा वहाँ पर जाके बैठ जाती है, जहाँ पर हान उसके लिए खाना प्रिपेयर करके लाता है और वो चीज़ उसे ट्राई करने के लिए कहता है। जब यहाँ पर वो उसे ध्यान से देखती है तो वो चीज़ तो जल चुकी थी, तो यहाँ पर वो लीसा को खाने से मना कर देता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें आज मील से गुजारा करना होगा। यहाँ पर लीसा उसे बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ा वियर्डली एक्ट कर रहे हो। हान कहता है कि वियर्डली, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। लीसा बोलती है कि अपने दिमाग पर जोर लगाओ, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि कोई तुम्हें ये सारी चीज़ें फोर्सफुली करने के लिए बोल रहा है। और हमें यहाँ पर पास्ट का सीन बताया जाता है और यहाँ पर असिस्टेंट सॉल्यूशन लेकर आया होता है अपने बॉस के लिए और यहाँ पर वो उसे वेपटन बताता है जो कि उसकी वाइफ लिखा करती है। साथ ही साथ वो उसे बताता है कि इसमें जो मेन लीड है वो टिट्टो आपकी तरह दिखता है। तब से ऐसा लगता है कि हान वही चीज़ें किया जा रहा है जो कि वेपटन में लिखा हुआ है। बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर हान लीसा का इंतज़ार कर रहा होता है। इतने में ही गेनमा आती है तो वो लीसा के बारे में पूछने लग जाता है और यहाँ पर वो उसे बताती है कि वो तो कब का चली गई है और हान यहाँ पर नाराज़ हो जाता है तो वो वहाँ से इवेंट के लिए निकल पड़ता है। बट इतने में वहाँ पर टेसी आ जाती है जो कहती है कि मैं भी उसी इवेंट में जा रही हूँ। तो फिर यहाँ पर हान उसे कार में बैठा देता है और वो दोनों इवेंट के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हम यहाँ पर लीसा को देखते हैं जो कि इवेंट में ऑलरेडी पहुँच चुकी थी और सभी लोगों की नज़र लीसा के ही ऊपर टिकी हुई थी। बट यहाँ पर हम मिया को देखते हैं जो कि वापस से लीसा को यहाँ पर देखकर कुछ खास खुश नहीं होती। लीसा यहाँ पर उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है तो फिर यहाँ पर वो जानबूझकर उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे तुमने मुझे कभी देखा ही ना हो और मैं एग्जिस्ट करती ही ना हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ फिर भी तुम वापस से मुझे इग्नोर करके जा रही हो। लीसा बोलती है कि सिंपल सी बात है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, लगता है तुम यहाँ पर वापस से मुझसे झगड़ने आई हो। और यहाँ पर वो डर के मारे मियाँ से दूर हट जाती है। इतने में ही यहाँ पर जी आता है जो कि उसे इवेंट में आने के लिए थैंक यू बोलने लग जाता है और उससे कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी अब्रॉड जाने वाला हूँ, पर यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्रिपेयर करके रखा है। यहाँ पर मैंने टॉप क्लास पेस्ट्री शेफ को बुलाया है जिन्होंने यहाँ पर पेस्ट्री तुम्हारी पसंदीदा पेस्ट्री के स्टाइल में बनाई हुई है। बाद में यहाँ पर लीसा उस पेस्ट्री को टेस्ट करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर लीसा उसे बोलती है कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। जी कहता है कि मुझे पता है तुम पहले जैसी ही हो, यहाँ पर तुम्हारी आंखों के सामने से कुछ भी नहीं छुपता। लीसा बोलती है कि हाँ, मैंने तो उसे देखकर ही समझ ली थी कि मियाँ ही वो इंसान है जिसके साथ तुम्हारी फ्लाइंग डेट फिक्स हुई है। जी यहाँ पर बोलने लगता है कि हाँ, मैं चाहकर भी इस लड़की के साथ पीछा नहीं छुड़ा सकता और मैं सॉल्यूशन ढूंढता रहता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर वो हान के बारे में पूछने लग जाता है। इतने में ही यहाँ पर हान की डेज़ी के साथ में एंट्री हो जाती
जाती है और लीसा यहाँ पर उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही गुस्सा करने लगती है। बाद में यहाँ पर डेज़ी को लीसा को देखकर बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है। हान यहाँ पर लीसा के पास आ रहा होता है तो डेज़ी जानबूझकर नीचे गिर जाती है। जी कहने लगता है तुम इन दोनों को साथ में देखकर खुश नहीं हो और तुम्हें यहाँ पर डेज़ी को अच्छी एक्टिंग सिखानी होगी, क्योंकि वो कितनी बुरी एक्टिंग करती है। वो खुद ब खुद नीचे गिर गई और ऐसा एक्टिंग कर रही है जैसा उसके पैर फिसल गया हो। और यहाँ पर डेज़ी हान से मदद मांगने लग जाती है। हान कहता है कि देखो, इतनी गहरी चोट नहीं लगी है तुम्हें कि तुम्हारा हड्डी टूट चुका हो, तो तुम खुद ब खुद भी उठ सकती हो। और यहाँ पर वो लीसा के पास चला जाता है, जहाँ पर वो जी को उसके न्यू प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करने लग जाता है। और यहाँ पर डेज़ी जो है वो लीसा से पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर हान का इंतज़ार क्यों नहीं कर रही थी। डेज़ी यहाँ पर उसे चढ़ा बढ़ा रही होती है। लीसा उसे साफ साफ कह देती है कि इन सब चीज़ों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर लीसा की नज़र उस पेस्ट्रीज पर जाती है। वो कहती है कि ज़रूर यहाँ पर मिस्टर जी ने तुम्हारे लिए ये स्पेशली बनवाया होगा, क्योंकि वो तुम्हें स्कूल टाइम से ही पसंद करते हैं। और लीसा उसे कहती है कि तुम इतनी बड़ी हो गई लेकिन फिर भी तुम्हारी अकल छोटी बच्चियों जैसा है, तुम्हें पता ही नहीं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें बोली जाती है। डेज़ी बाद में यहाँ पर हान से बोलने लगती है कि मैंने कहा इतना कुछ कहा, देखो ना लीसा मुझे कैसे चिल्ला रही है। हान कहता है कि सही तो कहा उसने, तुम्हें यहाँ पर बात करने का ढंग ही नहीं आता है। लीसा यहाँ पर वॉशरूम का बहाना बनाकर जाने लगती है, जहाँ पर हान भी उसका हाथ पकड़ के चला जाता है। बाद में यहाँ पर लीसा ऊपर जाकर उस पर चिल्लाकर पूछने लगती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। यहाँ पर हान बोलने लग जाता है कि लगता है वो पेस्ट्री कुछ ज़्यादा ही टेस्टी थी, मुझे भी उसे टेस्ट करना है। और यहाँ पर वो लीसा को किस करने लगता है, जहाँ पर लीसा उसे अपने आप से दूर करती है। कहती है कि जाओ जाकर उससे पूछो जिसके साथ तुम घूम के आए थे। हान कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, बट उस समय मुझे ही पता चला कि तुम वहाँ से चली गई हो, और तभी यहाँ पर मुझे डेज़ी भी मिल गई थी और मैं उसे ना कैसे ही बोल सकता था। लीसा कहती है कि ना बोलना तो बस एक बहाना है, तुम्हारे पास रीज़न भी बने होने चाहिए थे। इसके बाद में हम यहाँ पर मियाँ और डेज़ी और कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक स्केच बुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं, क्योंकि उसमें स्केच काफ़ी फनी लग रहे होते हैं उन्हें। इतने में यहाँ पर लीसा आ जाती है और लीसा को पता होता है कि वो स्केच उसकी है, और यहाँ पर वो मियाँ से स्केच बुक को मांगने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी अभी तो मज़ा शुरू हुआ है, मैं इतनी जल्दी मज़े को किरकिरा होने नहीं दे सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर उन सभी में खींचातानी हो जाती है, जिस चक्कर में वो नोटबुक फट जाती है और नीचे गिर जाती है। लीसा को यहाँ पर मियाँ पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो मियाँ को यहाँ पर थप्पड़ मार देती है, और इस चीज़ को देखकर सभी के सभी गेस्ट वहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है। यहाँ पर हान की नज़र उस स्केच बुक पर पड़ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ बताने लग जाती है कि गलती से यहाँ पर मुझसे ये नोटबुक फट गई, तो फिर देखो ना लीसा ने मुझे यहाँ पर थप्पड़ से जवाब दिया, माना कि मेरी गलती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी आए हुए गेस्ट के सामने स्पेशल दिन पर मेरी बेइज्जती कर सकती है। बाद में यहाँ पर डेज़ी भी मियाँ की साइड लेती है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि यहाँ पर लीसा ने गलत किया है, लीसा को यहाँ पर मियाँ को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब लीसा को यहाँ पर उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब जाकर यहाँ पर ये मामला शॉर्ट हो पाएगा। हान बाद में यहाँ पर मियाँ की तरफ देखने लग जाता है, जहाँ पर हान लीसा को कुछ नहीं बोलता, और यहाँ पर वो उल्टा मियाँ को ही वापस से बड़े ज़ोर से थप्पड़ मार देता है। यहाँ पर डेज़ी मियाँ की साइड लेते हुए कह रही थी कि जाने भी दो ना, उससे गलती हो गई होगी, इस वजह से तुम यहाँ पर उसे थप्पड़ नहीं मार सकते। हान का ध्यान यहाँ पर डेज़ी पर बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि मुझे ज़रा एक बात बताना, इस स्केच बुक को तो यहाँ पर मैंने घर पर देखा था, तो आखिर ये स्केच बुक यहाँ तक कैसे आ गई। और यहाँ पर डेज़ी तो घबरा ही जाती है। हान कहता है कि कोई बात नहीं, इसके बारे में भी मैं इन्वेस्टिगेट कर लूँगा, और यहाँ से वो लीसा को लेकर जाने लगता है, जहाँ पर सभी लोग हान के लव की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि देख रहे हो मिस्टर प्रेसिडेंट को, आखिर वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट दिल के हो गए हैं अपनी वाइफ की वजह से। बाद में यहाँ पर डेज़ी को बहुत ही गुस्सा आता है कि अब तक यहाँ पर हान सिर्फ और सिर्फ उसकी बातें सुने जा रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी हान का और लीसा का डिवोर्स करवाने के लिए। अब यहाँ पर सब कुछ उल्टा होता जा रहा है। फिर बाद में हम यहाँ पर लीसा और हान को कार में देखते हैं, जहाँ पर लीसा उस फटे हुए नोट्स को देखकर बहुत ज़्यादा रो रही
होती है। हान क्यूरियस हो जाता है कि आखिर उसने किसका स्केच बनाया होगा, तो फिर यहाँ पर वो स्केच को ले लेता है और इतने में ही यहाँ पर लिसा उसे किस करती है और किस करने के बहाने वो उससे नोट्स को वापस छीन लेती है। और यहाँ पर हान तो स्टैचू ही हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि लिसा ने यहाँ पर उसे सामने से किस किया है। लिसा यहाँ पर घर पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही होती है। इतने में यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा आंटी के साथ गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर उसे न्यूज़ बताने लग जाती है। कहती है कि बाहर तो तुमने यहाँ पर हमारी नाक ही कटवा कर रख दी है। आंटी यहाँ पर ग्रैंडमा को कंसोल और कंफर्ट करने लगती है, बोलती है कि लिसा ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा। और यहाँ पर वो लिसा पर चिल्लाने के बदले लिसा को समझाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें जानबूझकर नहीं कर सकती, बस अपना ध्यान रखना कि आइंदा से ये सारी चीज़ें ना हो। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा बैठकर उस पर चिल्लाने लग जाती है, कहती है कि तुम्हारी मदर इन लॉ ने तो तुम्हें बिगाड़ कर रख दिया है। यहाँ पर वो तुम्हें समझा रही है लेकिन यहाँ पर उसे तुम्हें डांटना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब होती जा रही है और तुमने कभी सोचा भी है कि हान को कितनी ज़्यादा ह्यूमिलेट फील होता होगा। लिसा यहाँ पर ग्रैंडमा की हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है, कहती है कि हाँ सारी की सारी गलती तो मेरी है और आपने सही कहा कि आप और आपका ग्रैंडसन यानी कि मैं और आपके ग्रैंडसन हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर आंटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर बाद में हम यहाँ पर हान को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर उसे स्टाफ का कॉल आ जाता है और स्टाफ यहाँ पर उसे जल्दी घर आने के लिए बोलती है और सारी की सारी सिचुएशन उसे समझाने लग जाती है। तो फिर हान तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए और बाद में यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आज तक हमने यहाँ पर मिस्टर हान को ऐसे बीच कॉन्फ्रेंस रूम से जाते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा, ज़रूर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा। फिर वापस से हम यहाँ पर घर वाले सीन में आ जाते हैं जहाँ पर डेज़ी भी इस ड्रामे का मज़ा लेने के लिए आ जाती है और यहाँ पर लिसा सीधा डिवोर्स की बात कर देती है। ये बात सुनकर यहाँ पर ग्रैंडमा कहने लग जाती है कि देखा ऐसी लड़की को तो हमें यहाँ पर हमारी घर की बहू बनाना ही नहीं चाहिए था। आंटी यहाँ पर लिसा को समझाती है कि देखो जल्दबाजी में आकर ऐसा कोई भी डिसीजन मत लो कि तुम बाद में रिग्रेट कर सको। तो लिसा यहाँ पर उनसे कहने लगती है कि इस डिसीज़न को लेकर मैं रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ और तो यहाँ पर मैंने अपने लॉयर से ऑलरेडी बात भी कर ली है, वो आकर सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेगा। इन सारी बातों को सुनकर तो यहाँ पर डेज़ी बहुत ही खुश हो जाती है। बाद में यहाँ पर लिसा चली जाती है अपना पैकिंग करने के लिए जहाँ पर स्टाफ उसे रोक रही होती है, बट लिसा उनकी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं थी और यहाँ पर डेज़ी आ जाती है ग्रैंडमा को मक्खन लगाने के लिए। फिर इतने में ही यहाँ पर हान भागते हुए आ जाता है जहाँ पर वो आते ही लिसा के बारे में पूछने लग जाता है। तो ग्रैंडमा यहाँ पर साफ साफ कहने लगती है कि प्लीज़ इस घर में यहाँ पर अनलकी लोगों का नाम मत लो। फिर यहाँ पर हान कहता है कि आप लिसा के नाम को ऐसा नहीं बोल सकती हो। तो डेज़ी यहाँ पर हान को समझा रही होती है कि ग्रैंडमा के साथ तुम ऐसा बात मत करो, आखिर ग्रैंडमा की इसमें क्या गलती है। बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा बोलने लग जाती है कि वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है और यहाँ पर उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। हान कहता है कि वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ज़रूर कुछ सिचुएशन की वजह से ये नौबत आई होगी, वरना यहाँ पर मुझे वो छोड़कर क्यों ही जाएगी। और मैं आप सभी को पहले ही बता कर रख रहा हूँ कि लिसा मेरी बॉटम लाइन है, यानी कि वही मेरी आखिरी और पहली चॉइस रहेगी। अगर किसी को भी यहाँ पर उससे तकलीफ़ है तो फिर मुझे उस इंसान को अपनी लाइफ से निकालना ही होगा। बाद में यहाँ से वो चला जाता है जहाँ पर हम आंटी को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होती है क्योंकि उनका बेटा यहाँ पर लिसा की साइड ले रहा था एंड उन्हें भी यहाँ पर लिसा पहले से ही पसंद है। दूसरी ओर यहाँ पर लिसा अपने प्राइवेट विला में आ जाती है जहाँ पर वो अपने कपड़े को अनलगेज करके फोल्ड करके रख रही थी। इतने में ही यहाँ पर उसके अंकल का कॉल आ जाता है और वो उसे घर पर वापस आने के लिए कहते हैं। लिसा यहाँ पर घर आने से साफ साफ मना कर देती है। अंकल कहते हैं कि देखो आज जो कुछ भी आ उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट लिसा यहाँ पर कह रही थी कि अब मैं छोटी सी बच्ची नहीं रही हूँ जहाँ पर आप लोग मुझे बहलाओगे और फुसलाओगे, मेरा ब्रेन वॉश करोगे और मैं आपकी बातों में आ जाऊँगी। इतना कहकर यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। फिर फाइनली वो बर्थडे वाला इवेंट आ जाता है जहाँ पर लिसा और हान की एंट्री होती है और सभी के सभी लोग यहाँ पर उन दोनों को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे, बट यहाँ पर डेज़ी उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है और उसकी ये जेलसी कुछ ज़्यादा ही
बढ़ जाती है। बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा उन्हें साथ में देखकर गुस्सा करने लगती है, कहती है कि तुम लोग तो डिवोर्स लेने वाले थे ना। हान कहता है कि ग्रैंडमा, लगता है अभी तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, आपको अगर ठीक नहीं लग रहा तो फिर आप घर जा सकती हैं। और वो सभी के सामने ऐसा दिखाता है कि ग्रैंडमा को कोई चीज़ याद ही नहीं रहती और वो अपने आप से ही ये सारी बातें करती रहती है। फिर यहाँ पर हम आंटी को देखते हैं जो कि लीसा की बहुत ही तारीफ़ करती है। दूसरी ओर यहाँ पर लीसा के अंकल और आंटी भी उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। बाद में यहाँ पर आंटी उसके अंकल आंटी को गिफ्ट देने के लिए बोलती है, जहाँ पर अंकल आंटी ने तो कुछ गिफ्ट प्रिपेयर ही नहीं किया होता। तो फिर यहाँ पर सभी लोग उसके खिलाफ बातें करने लगते हैं कि ये लोग तो हर बार डेज़ी का बर्थडे इतने धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और ढेर सारे गिफ्ट देते हैं, तो यहाँ पर वो लीसा को गिफ्ट देना कैसे बोल सकते हैं। इतने में ही यहाँ पर डेज़ी गिफ्ट लेकर आ जाती है, कहती है कि कोई भूला नहीं है, वो गिफ्ट मेरे पास रह गया था और ये गिफ्ट मेरी फैमिली की तरफ से है तुम्हारे लिए। लीसा जैसे उस गिफ्ट को ओपन करती है तो वो एक नेकलेस होता है और यहाँ पर लीसा को बहुत ही अच्छे से याद था कि ये वही नेकलेस था जो कि डेज़ी यहाँ पर उसके सामने पहन कर आई थी। डेज़ी ने उसे कहा भी था कि ये नेकलेस यहाँ पर हान ने उसे दिया था। बाद में यहाँ पर लीसा उसे बोलने लग जाती है कि नेकलेस तो बहुत ही प्यारा है लेकिन मुझे सेकंड हैंड चीज़ें पसंद नहीं हैं। इस बात को सुनकर अंकल आंटी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि सभी गेस्ट आए हुए हैं, तुम सभी के सामने हमारे नाम को ख़राब करने की कोशिश कर रही हो। साथ ही साथ यहाँ पर लीसा बाद में यहाँ पर हान से पूछने लग जाती है कि तुम चाहोगे तो मैं बोलूँगी, अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। हान कहता है कि देखो ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं भले ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ लेकिन जो भी तुम्हें बोलना है तुम बेफिक्र बोल सकती हो और यहाँ पर जो चाहे तुम वो कर सकती हो और ये नेकलेस ना पसंद आए तो तुम इसे फेंक भी सकती हो। और लीसा बोलने लग जाती है कि मैंने पहले ही इस नेकलेस को पहनते हुए तुम्हें देख लिया था और तुम अपना पहना हुआ नेकलेस मुझे दे रही हो, ये तो बहुत ही बुरी बात है। और बाद में यहाँ पर उसके नेकलेस को वो नीचे गिरा देती है और अपने पैरों से कुचलने लगती है, कहती है कि जिमसन कितना ही महंगा क्यों ना हो लेकिन मैं किसी का उतरा हुआ चीज़ कभी नहीं पहन सकती हूँ और ऐसे भी इसको तोड़ कर यहाँ मैं अपनी लाइफ में अब से पीस पाना चाहती हूँ। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ भी उसे कुछ नहीं बोलती, कहती है कि तुम एकदम सही हो। और साथ ही साथ यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उसे उसका ब्रेसलेट गिफ्ट देती है जो कि फुल डायमंड का एक क्राउन होता है। सभी लोग यहाँ पर उस डायमंड वाले क्राउन को तारीफ करने लग जाते हैं कि ऑक्शन में ये आंटी ने तो 100 बिलियन में खरीदा हुआ है। इस बात को सुनकर यहाँ पर डेज़ी तो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है और आंटी यहाँ पर लीसा को उस क्राउन को पहना देती है। फिर इतने में ही यहाँ पर लीसा के वो डैड आ जाते हैं। यहाँ पर साफ साफ समझ आ रहा था कि ये सारी की सारी प्लानिंग किसी और की नहीं बल्कि डेज़ी की है। डेज़ी यहाँ पर उसके डैड को देखकर खुश हो जाती है। सभी के सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंसान लीसा का डैड कैसे हो सकता है, क्योंकि लीसा के डैड को तो मरे हुए बहुत ही टाइम हो चुका है। यहाँ पर अंकल बोलने लगते हैं कि टेंशन मत लो, मैं आप सभी के सवालों का जवाब अभी देने वाला हूँ। और वो बताने लगते हैं कि लीसा के वो सबसे पहले डैड हैं, लीसा के वो सेकंड डैड हैं जो उसके बायोलॉजिकल नहीं थे, जो कि स्टेप डैड थे, क्योंकि यहाँ पर उसकी मॉम मुझे छोड़कर भाग गई थी अपने लवर के साथ में और यहाँ पर वो उसकी मॉम की बेइज्जती किए जा रहे थे। और यहाँ पर हान को समझ आ रहा था कि लीसा यहाँ पर ठीक फील नहीं कर रही है तो वो उसे कंफर्ट करने लगता है। दूसरी ओर यहाँ पर वो अंकल उसके डैड को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। डैड बोलते हैं कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी पोल खोल दूँगा। और वो अंकल वहाँ पर चुप हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर उसके डैड लीसा से बोलने लगते हैं कि अभी भी टाइम है, तुम यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट कर लो वरना दुनिया वाले तुम्हें क्या कहेंगे। लीसा यहाँ पर उनसे डरती नहीं है, जहाँ पर हान उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे सपोर्ट कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी आए तुम बोल सकती हो, भले ही वो बात गलत ही क्यों ना हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर लीसा मुंह तोड़ जवाब देती है अपने डैड को और यहाँ पर वो अपने डैड को बताने लगती है कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि आप मेरे डैड हो और मुझे ये भी पता है कि मेरी मॉम घर से भागी थी मुझे लेकर, और मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि वो क्यों हुआ, क्योंकि मेरे डैड यहाँ पर हर रात को ड्रिंक करके आया करते थे और ड्रिंक करने के बाद कोई भी इंसान नॉर्मल कैसे
कैसे ही हो सकता है। और वो हम दोनों को बहुत ही पीटा करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने एक बार मेरी मॉम को जलाने की भी कोशिश की। तो फिर वो इंसान उस इंसान के साथ कैसे ही रह पाती जो इंसान उसे मारना चाहता है। इस वजह से हमें घर छोड़कर भागना पड़ा। इस बात को सुनकर अंकल तो दंग रह जाते हैं और उनका मुंह बंद हो जाता है। खान कहता है कि इतना आपके लिए काफ़ी होगा, अब ये बात काफ़ी पास्ट की है, लेकिन मैं अपने लॉयर को बुलवाकर इस केस को वापस से खुलवा सकता हूँ। बेटर होगा आप यहाँ से चले जाओ और मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो फिर बाद में यहाँ पर वो लीसा को कार में लेकर आता है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। हान कहता है कि तुम रो मत, तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ही प्राउड फील करवाया है। आज तुमने अपने चाइल्डहुड ड्रामा को अपने आप से फाइट करवाया है, वही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। इतने में ही लीसा को यहाँ पर उसके अंकल का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर हान पिक करके स्पीकर पे रख देता है। यहाँ पर वो गुस्से में अंकल उसे घर बुला रहे होते हैं, जहाँ पर हान भी साथ में आ जाता है। और डेजी यहाँ पर हान को देखकर डर जाती है, कहती है कि तुम घर जा सकते हो। यहाँ पर लीसा को डैड से कुछ बात करनी है। हान कहता है कि मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। लीसा अंदर चली जाती है, जहाँ पर डेजी हान को जाने ही नहीं देती, ये कहते हुए कि डैड को और लीसा को अकेले में टाइम दे देना चाहिए। दूसरी ओर यहाँ पर अंकल लीसा पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे डैड की इस ड्रामे की वजह से मेरे गेस्ट के सामने रेपुटेशन का क्या होगा। सभी के सभी लोग यहाँ मुझे कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं कि आखिर वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, अभी मैं इन सभी को क्या रिप्लाई दूंगा। और यहाँ तक कि वो लीसा को थप्पड़ तक मार देते हैं। तभी इतने में वहाँ पर हान आ जाता है, जहाँ पर हान को देखकर वो अंकल रुक जाते हैं। हान कहता है कि लगता है हमें प्राइवेटली बात करना होगा, और बाद में यहाँ पर वो उसे बात करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर डेजी और आंटी मिलकर लीसा को बुली कर रहे होते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर अंकल के हाव भाव तो बुरे बदल ही चुके होते हैं, और वो यहाँ पर हान को आप करके बात कर रहे होते हैं, ऐसा मानो जैसा यहाँ पर हान उनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। और ठीक ऐसे ही होता है। हान यहाँ पर उनके कॉलर को बनाते हुए उन्हें कह रहा था कि लगता है कि यहाँ पर मुझे आपको आपकी पोजीशन बतानी होगी कि क्या है, अगर दोबारा से ऐसा कुछ हुआ तो आपको पता है ना कि क्या होगा। और फिर हम यहाँ पर आंटी और डेजी को देखते हैं। आंटी यहाँ पर लीसा पर चिल्ला रही होती है कि मेरी बात अभी भी मान लो, तुम्हारा डिवोर्स होने के बाद तुम उस वैंग के साथ शादी कर लेना, वरना तुम रास्ते पर आ जाओगी। और यहाँ पर लीसा आंटी को साफ साफ कह देती है कि आप मेरी मॉम नहीं है जो यहाँ पर आप मेरी लाइफ के डिसीजन लोगी, मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूँगी। इतने में ही यहाँ पर हान आ जाता है अंकल के साथ में, जहाँ पर डेजी को किसी का कॉल आ रहा था। हान यहाँ पर उसे कॉल को पिक करने के लिए कहता है। डेजी यहाँ पर बहाने बनाने लगती है, तो हान यहाँ पर उसे कहता है कि क्यों, तुम घबरा क्यों रही हो, और वो उसके कॉल को लेकर उस स्पीकर में डाल देता है, जहाँ पर हम लीसा के डैड की आवाज़ सुन पा रहे थे, जो कि यहाँ पर कह रहे होते हैं कि तुमने मुझे जैसा करने के लिए कहा था मैंने वैसा ही किया है, अब मुझे मेरे बाकी के पैसे ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ पर उस कॉल को फिर वो कट कर देता है, जहाँ पर अंकल आंटी को वो बताने लगता है कि देखा, लगता है कि आज आपको आपकी रियल बेटी का फेस नज़र आ गया होगा कि आखिर आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने में किसी और का नहीं बल्कि आपकी बेटी डेजी का ही हाथ है। अंकल आंटी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो लोग डेजी को थप्पड़ मार देते हैं। और यहाँ पर डेजी को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर वो जो कुछ भी प्लान कर रही है वो हर एक प्लानिंग चौपट होती जा रही है। बाद में यहाँ पर हान लीसा को उठाकर घर ले आता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लीसा और जी को देखते हैं, जहाँ पर जी लीसा से कह रहा था कि आखिरी बार होगा जब मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। लीसा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि तुम तो इस शादी से खुश हो ना। जी कहता है कि हाँ, मुझे इस शादी के लिए एग्री तो होना ही पड़ेगा। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो हान के कैबिन में आ गई थी, और यहाँ पर वो उससे किसी बिजनेस को लेकर सोल्यूशन मांगने आ गई थी। हान कहता है कि बिजनेस सॉल्यूशन जानना है तो मेरे असिस्टेंट के पास जाकर बात कर सकती हो, बार बार तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। डेजी कहती है कि माफ़ कर देना, मैं बहाने बना रही थी, मुझे असल में यहाँ पर तुमसे बात करनी है। मॉम डैड मेरी शादी करवा रहे हैं और मैं किसी भी इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पर हान उसे अपने शब्द वापस लेने के लिए कहता है। साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे पेन ड्राइव दिखाता है, कहता है कि तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है, यहाँ पर तुम्हारे हर एक सबूत लिखे हुए हैं। उस दिन जब तुम मॉल में अपने आप गिर गई थी, उस चीज़ की सीसीटीवी फुटेज भी इसके अंदर है। यहाँ पर तुम उसके डैड से मिली थी कैफ़े में, उसकी भी फुटेज इसके अंदर है। अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं ये सारी चीज़ें पुलिस को दे दूँ तो फिर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर डेजी चिल्लाने लग जाती है,
जहाँ पर हान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें क्या मैं इतना इजी मैन लगता हूँ कि तुम मेरे सामने अपनी आवाज़ को उठा पाओगी। मेरे सामने अगर कोई अपनी आवाज़ उठा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लिसा है। और गुस्से में आकर वो एक कांच के गिलास को ज़मीन पर पटक देता है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। और इतने में यहाँ पर मिया का डेज़ी को कॉल आ जाता है, जहाँ पर मिया उसे कहती है कि यहाँ पर मैंने अभी अभी लिसा को एक होटल रूम में जाते हुए देखा है। तो वो तुरंत वहाँ होटल रूम के बाहर आ जाते हैं और दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो। और यहाँ पर लिसा दरवाज़ा खोलती है। लिसा को देखकर लग रहा था कि लिसा अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं है। इतने में यहाँ पर हान आकर उसे अपना जैकेट देता है और यहाँ पर वो वार्निंग दे देता है डेज़ी को कि अगर लिसा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। डेज़ी कहती है कि अंदर तो देख लो, शायद से कोई हो सकता है। हान कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वहाँ से वो लिसा को लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर जी को बाहर आते हुए देखते हैं और यहाँ पर जी को किसी ने बड़े ज़ोर से पंच मारा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि लिसा ही होती है। और यहाँ पर जी डेज़ी को चिल्लाने लगता है कि तुमने तो कहा था कि वो मुझे पसंद करती है और हान को नहीं, इसीलिए वो उसे डिवोर्स लेने वाली है। और इस बात को सुनकर मिया समझ जाती है कि ये सब कुछ डेज़ी ने किया हुआ है। फिर दूसरी ओर हम यहाँ पर उन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ पर लिसा उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है, लेकिन हान उसे अपने से दूर करने की कोशिश करता है। लिसा कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो मुझे पसंद करते हो ना। हान यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि लिसा फ़िलहाल यहाँ पर डिवोर्स की बातें कर रही है, तो फिर इस वजह से वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। लिसा बाद में यहाँ पर फिर उसके क्लोज आए जा रही थी। हान कहता है कि तुम बाद में रिग्रेट मत करना, क्योंकि तुम सामने से मेरे पास आ रही हो। और इसी बीच इन दोनों के बीच में मेकआउट हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर जब लिसा की नींद खुलती है तो वो बिल्कुल शाय फील करने लगती है। और बाद में यहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हान उसे पूछ रहा था कि इसका क्या मतलब है कि जी ने तुम्हारी पेस्ट्री में ड्रग्स मिलाए थे। लिसा कहती है कि हाँ। हान बोलता है कि ये सवाल मुझे बहुत पहले ही तुमसे पूछना था कि आखिर तुम्हारे बीच का रिलेशन क्या है। लिसा कहती है कि हम पहले बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन वो पास्ट की बातें हैं। उस जैसे इंसान को तो मैं अपना फ्रेंड भी कंसिडर करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। इस जवाब को सुनकर हान बड़ा ही खुश हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लिसा से वो पूछने लग जाता है कि तुम मुझसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। लिसा बोलती है कि ये सारा का सारा ब्लेम तुम मुझ पर डालना बंद करो, मैं डिवोर्स तुम्हारी वजह से ले रही हूँ। हान को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। हान बोलता है कि मैं यहाँ पर परफेक्ट बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लिसा बोलती है कि परफेक्ट बनना ही सब कुछ नहीं होता, यहाँ पर तुमने मुझे धोखा दिया है। इस बात को सुनकर हान तो कन्फ्यूज़ हो जाता है, कहता है कि तुम किस धोखे की बात कर रही हो। बाद में यहाँ पर लिसा उसे मिस कैरेज से लेकर उस नेकलेस तक की हर एक बात बताने लग जाती है। हान कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट तो करती हो ना। लिसा कहती है कि पता नहीं। हान बोलने लगता है कि देखो, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है और मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उस दिन तुम्हारा जब मिस कैरेज हुआ था तब तुम वहाँ पर हॉस्पिटल में थी और मैं उस दिन ऑक्शन में गया हुआ था, कुछ शॉपिंग करने के लिए नहीं गया था। ऑक्शन से जब मैं यहाँ पर आया तब मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था, लेकिन वहाँ पर मुझे डेज़ी ने रोक लिया था, ये कहते हुए कि तुम अकेला रहना चाहती हो। फिर मैं वहीं पर बैठा हुआ था और मैं यहाँ पर ऑक्शन से तुम्हारे लिए वो नेकलेस लेकर आया था, वही रेड पेंडेंट वाला जो कि डेज़ी तुम्हें दे रही थी उस बर्थडे वाले दिन। इसीलिए मैंने तुम्हें उस दिन कहा भी था कि तुम उसे फेंक भी सकती हो। और वो नेकलेस मैंने यहाँ पर डेज़ी को इसीलिए दिया क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पर डेज़ी को पूछा कि तुम्हें ये नेकलेस पसंद आएगा या फिर नहीं, तो डेज़ी ने मना कर दिया। उसने कहा कि ये रेड कलर का है और लिसा को रेड कलर से नफ़रत है, इस वजह से यहाँ पर मैंने वो नेकलेस उसे दान में दिया था। मैंने वो नेकलेस उसके लिए कभी ख़रीदा ही नहीं था। इस बात को सुनते ही यहाँ पर वो रोने लग जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर वो अपने मिसकैरेज वाली बात से भी उसे बताने लग जाती है कि यहाँ पर मेरा मिसकैरेज मेरी गलती की वजह से नहीं बल्कि डेज़ी की वजह से हुआ था, उसी ने मुझे धक्का दिया था। तुम मुझ पर ट्रस्ट तो करते हो ना। हान कहता है कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम जो कुछ भी बोलोगी तुम्हारी हर एक बातों को मैं बिना किसी प्रूफ के तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ और तुम ट्रस्ट लेवर पर्सन हो ही। यहाँ पर हान को कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट का, जो उसे बताते हैं कि मैडम ने वेप्टन को अपडेट किया है और तो यहाँ पर मुझे पता चल गया है कि मिसकैरेज कैसे हुआ था। लिसा यहाँ पर उसकी बातों को सुन लेती है, कहती है कि इसका मतलब तुम मेरे वेप्टन को पढ़ते हो। हान कहता है कि हाँ, तुम जब से नाराज़ हुई थी तो मेरे असिस्टेंट ने मुझे ये सॉल्यूशन दिया था, जैसा जैसा वेप्टन में होता है वैसा वैसा मैं करता हूँ। इस बात को सुनकर
यहाँ पर लिसा अपने आप को बुद्धू मानने लगती है। उसे लग रहा था कि उसका वेपटन मैजिकल वेपटन है। बाद में यहाँ पर लिसा उसे प्रॉमिस करने लगती है कि वो उसे डिवोर्स कभी भी नहीं देगी और नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो एक दूसरे से बैठकर डिस्कस करेंगे और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। फिर हान भी उससे कहता है कि वो कभी भी थर्ड पर्सन वाली बात को नहीं मानेगा और हमेशा यहाँ पर लिसा से उसके ओपिनियंस और उसकी कंफर्ट को पूछने के लिए ज़रूर आएगा। बाद में यहाँ पर वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर हान उसके लिए उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री बनाता है। लिसा उसकी पेस्ट्री को टेस्ट करके बोलती है कि ये तो वर्ल्ड की सबसे टेस्टी पेस्ट्री है और यहाँ पर हम उनके बीच में रोमांस को देख रहे होते हैं जहाँ पर स्टाफ भी उन चीज़ को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। इतने में यहाँ पर उनकी ग्रैंडमा आ जाती है डेज़ी के साथ में, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और यहाँ पर वो लिसा के सख्त अगेंस्ट होती है। हान यहाँ पर बताने लग जाता है कि वो मुझसे डिवोर्स नहीं चाहती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने उसे कौन सी पट्टी पढ़ाई है, वो तुम्हारी बातों में आ गई। अब बच्चों के जैसे मजाक करना बंद करो। मैं चाहती हूँ कि इस डिवोर्स को जल्दी से जल्दी फाइल कर लो क्योंकि मुझे यहाँ पर हान के लिए दूसरी लड़की भी तो ढूंढनी है। इस बात को सुनकर डेज़ी खुश हो जाती है। हान कहता है कि ग्रैंडमा अब मैं कह चुका हूँ ना कि हम हमारी बात पर टिकने वाले हैं और ये बात कभी भी पलटने वाली नहीं है और लिसा ही मेरी वाइफ थी और हमेशा रहेगी। तभी यहाँ पर आंटी आ जाती है जिसे यहाँ पर डेज़ी को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तो यहाँ पर हमें पता चला है कि जी को ये सारा का सारा काम किसी ने करने के लिए कहा था जो कि डेज़ी है। इस बात को सुनते ही यहाँ पर लिसा डेज़ी को थप्पड़ मार देती है। कहती है कि मेरे मिसकैरेज से लेकर ये सारी चीज़ों तक तुम्हारा ही हाथ था। मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं कहा था लेकिन तुम तो अपने लिमिट्स क्रॉस ही करती जा रही हो। बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा को भी डेज़ी पर गुस्सा आ जाता है और ग्रैंडमा को यहाँ पर डेज़ी की सारी सच्चाई पता चल जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम जानबूझकर मेरा ब्रेन वॉश कर रही थी लिसा को लेकर कि वो अच्छी इंसान नहीं है। बाद में यहाँ पर वो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद में हम यहाँ पर हान और लिसा को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर ग्रैंडमा जब लिसा के पास जा रही थी तो हान उन्हें उसके पास जाने ही नहीं देता। ग्रैंडमा कहती है कि दूर भी हटो, हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी मैं उसे क्लियर कर दूंगी। और यहाँ पर हान लिसा से परमिशन मांगता है। लिसा बोलती है कि कोई बात नहीं, ग्रैंडमा की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी उस डेज़ी की वजह से, लेकिन अब सारी चीज़ें ठीक हो गई है। बाद में यहाँ पर हम डेज़ी को देखते हैं जिसे अपने खुद के घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि डेज़ी के अगेंस्ट केस फाइल हो चुका था और यहाँ पर उसके मॉम डैड को भी कोर्ट में बुलाया जाता है जहाँ पर उसके मॉम डैड भी कह देते हैं कि हम तुम पर एक और फाइल करेंगे और यहाँ पर उसके मॉम डैड तो उसे डिसऑन कर देते हैं और घर से तक निकाल देते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर लिसा और हान को एक साथ देखते हैं जहाँ पर लिसा हान के लिए सरप्राइज़ लेकर आई होती है और यहाँ पर वो प्रेगनेंसी किट की रिपोर्ट देख रही होती है। इसका मतलब ये था कि लिसा एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी और इस चीज़ को देखकर हान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर उनकी फैमिली की एक नई शुरुआत होती है और इसी हैप्पी सीन के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।